हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अगर आप जो है CSIR नेट जून 2021 लाइफ साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो है अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अनअकैडमी के अलग अलग बैचेस चल रहे हैं जहां पे उनके टॉप एजुकेटर्स जो है वो आपको टीच करेंगे। ये है बैच फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली हो चुका है 8 जनवरी 2021 से। ज्योति कुमारी, आरती रानी, खुशबू अग्रवाल ये जो बैच है वो लीड कर रही हैं। तो अगर आप जो है CSIR नेट जून 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी से ज़रूर जुड़िए। प्राइस हाइक जो है वो होने वाला है अनअकैडमी का, उससे पहले ही जो है आप अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, ज़रूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो है अपना CSIR UGC नेट का जो प्रिपरेशन है वो और आगे और इम्प्रूव करना चाहते हैं और आगे अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो CSIR UGC नेट आइकॉनिक जो है वो अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है, तो वो भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप ये कोर्सेज लेना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि वहाँ पे आप जाइए, हमारा जो है मास्टर्स ऑफ बॉटनी चैनल का रेफरल कोड जो है बॉटनी 10, वहाँ पे रेफरल कोड जब आपसे मांगे तो वहाँ पे लिखिए, आपको इंस्टेंटली जो है 10% का प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये दो चीज़ हो गई। थर्ड और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट के लिए, अगर वो अपने आप को कंप्लीट समझते हैं कि उनका प्रिपरेशन अच्छा है और वो अपने आप को परखना चाहते हैं इंडिया लेवल पे, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी कम बैक, जहाँ पे आप जो है 17 जनवरी को 2 बजे, ठीक है, ये जो कंपटीशन होने वाला है CSIR UGC नेट का, वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, 23 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंस से। तो चैलेंज कीजिए, ये जो क्वेश्चन है डेवलप किए गए हैं अनअकैडमी के ही बेस्ट एजुकेटर से, और ये जो कंपटीशन होने वाला है ये लाइव होगा, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड भी दिखेगा। मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपका रैंक भी वहाँ पे दिखाता जाएगा। इससे जो है आप अपने वीक एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेगा। तो ये रजिस्टर करना मत भूलिएगा। जनवरी 17 2 बजे है, ये तैयार रहिएगा। वहाँ बॉटनी जब आप यहाँ पे रजिस्टर करने जाएंगे तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा बॉटनी 10, इसको अनलॉक करने के लिए। बहुत सारे एक्साइटेड प्राइजिंग भी है, अमेजन वाउचर्स हैं रैंक फर्स्ट, रैंक सेकेंड, रैंक थर्ड के लिए और रैंक 4 से 50 के लिए भी। ओके, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो है अनअकैडमी के कोर्सेज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा रेफरल कोड बॉटनी 10 यूज़ करना मत भूलिएगा। अब आते हैं हम अपने लेक्चर। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं जो है आज 9 बजे 25 MCQs लेके आऊँगा आपके लिए साइटोलॉजी के। तो यहाँ पे है साइटोलॉजी, होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं जो है 25 साइटोलॉजी के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आज आप देखते हैं हम कि आपने कितना अच्छे से इस जो यूनिट है, जो MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नीट या BSc में कहीं भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जामिनेशन में यही सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप आज कितना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं यहाँ से। तो चलते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय। जो टर्म है सेल, ये सेल का जो टर्म है ये किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, टॉटम ने, श्वान ने या डी बेरी ने? अपने आंसर्स जो है इस वीडियो में कमेंट कीजिए। ओके, होप कि आपने कमेंट कर लिया होगा। सेकंड पे चलते हैं, द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर। ये जो सेल है, जो सेल का आप थ्योरी या कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, ये किसके लिए अप्लाइड नहीं होता है? एल्गी के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए या फंजाई के लिए? होप कि आपने जो है इसका आंसर भी अपना कमेंट कर दिया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। आपको पता है कि जो हमारा सेल है वो उसमें बहुत सारे इंटरमेम्ब्रेनल सिस्टम है। तो जो वैक्यूल एक है, आप यूजली प्लांट सेल्स में देखते हैं बहुत बड़ा वैक्यूल होता है वहाँ पे, जो उसको भी वहाँ पे भी मेम्ब्रेन होता है। उसका मेम्ब्रेन का एक अलग से नाम रखा हुआ है। वो नाम क्या है? टोनोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। होप कि आपने इसका भी आंसर कमेंट कर दिया होगा।
फोर्थ पे चलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज ऑफ अ प्रोटीन कार्ड। माइक्रोफिलामेंट्स आप पढ़ते हैं, ये साइटोलॉजी में ही आता है जब आप साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो सेल है वो केवल फ्लूइड का स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है, वैसे सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन सिस्टम है, अलग अलग वो भी टाइप के होते हैं। उनमें से एक टाइप आपका माइक्रोफिलामेंट होता है। और यहाँ से पूछा गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो एक प्रोटीन के बने होते हैं पर्टिकुलर। वो प्रोटीन क्या होता है आपका, ट्यूब्यूलिन, एक्टिन, मायोसिन या काइटिन। ओके, तो इसका भी आंसर आप दे दीजिए। फिफ्थ पे आते हैं, अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। एक प्लांट सेल वॉल जो होता है, क्योंकि आप एनिमल सेल में आपको सेल वॉल वाला जो फीचर होता है ये मिलता नहीं है, ये केवल प्लांट सेल में होता है। अब मैंने आपको बोला जो भी चीज़ें बनी हुई है, जैसे आपसे मैं बोलूँ तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पे फॉस्फेट है, शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है। तो ये सब सारे कंपोनेंट होते हैं। किसी भी चीज़ का आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको कंपोनेंट पढ़ाया जाता है कि कैसे वो बना हुआ है, फिर उसका फंक्शन आता है। साइटोलॉजी में यही एक फॉर्मेट है, ठीक है, कि आपको वहाँ पे आपको उसका यूनिट पढ़ना होगा कि वो कैसे बने हुए हैं, फर्दर उसका फंक्शन क्या है। तो सेल वॉल जो होता है, पूछा गया है कि मेनली किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का, सेलुलोज का, लिपिड का या स्टार्च का। होप कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। 6 पे चलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड इन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल का। एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप धीरे धीरे जब अलग ऊपर के क्लासेस में जाएंगे तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा पूरा सेल में जो है आपका। चाहे आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, और भी सेल ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे हर जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जितने भी प्रोटीन हैं सब उसी में एम्बेडेड रहते हैं। बहुत सारे सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीज़ें सारे के सारे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक कंपोनेंट है ग्लाइकोलिपिड, पूछ रहा है वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है। इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, evenly distributed in the inner and outer leaflet, and the fourth one is it varies according to cell type। पहली बार अगर आप पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं लीफलेट, तो मैं आपको बता दूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये एक क्या होता है, डबल लेयर होता है। तो एक साइड को लीफलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे दो होगा, एक आउटर साइड में रहेगा जो एक्सटीरियर की तरफ रहेगा, एक सेल के अंदर रहेगा जहाँ पे साइटोसॉल वगैरह से टच होता रहेगा, तो उसको इनर लीफलेट बोलते हैं, आउटर साइड वाले को आउटर लीफलेट बोलते हैं। तो यही इसमें पूछा गया है कि जो ग्लाइकोलिपिड होता है आपका, ये इनर लीफलेट में पाया जाता है या आउटर लीफलेट में पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। जो लाइसोसोम्स है, पहली बात तो पूछा जाता है कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन में ही दे दिया है कि लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग, पर इसे सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, कुछ तो रीज़न होगा। किसी भी चीज़ का अगर कोई कॉमन नाम रखा जाता है तो उसके पीछे थोड़ी स्टोरी होती है, और जो लाइसोसोम्स हैं उनको जो सुसाइटल बैग हम बोलते हैं उसके पीछे भी कोई स्टोरी रही होगी। क्या स्टोरी है? पैरासिटिक एक्टिविटी के कारण, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी और कैटालिटिक एक्टिविटी। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड बाय। अब देखिए, जो भी मैंने आपको बताया कि जो सेल ऑर्गेनेल वगैरह आप पढ़ते हैं उसके लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम होता है जिससे हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से जिसको यूज़ करके हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, ध्यान दीजिए, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का स्टडी कर सकते हैं। वो कौन सी टेक्निक है? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, क्रायो सेक्शनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्रीज फैक्टर टेक्निक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी आंसर आपको बताना है, कमेंट कीजिए। 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंक्रीज विथ। जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूछा है वो कब इंक्रीज होती है? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड है, कभी वो फ्लूइडिटी उसमें ज़्यादा रहती है, कभी कम रहता है। ओके, तो जो फ्लूइडिटी है कह रहा है ये कब बढ़ता है? इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन मेम्ब्रेन, इंक्रीज इन सैचुरेटेड फैटी एसिड इन मेम्ब्रेन, increase in glycolipid content in membrane, या increase in phospholipid content of the membrane। ओके,
तो फ्लूइडिटी आप पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, उसमें भी आपको बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं। उसमें अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का भी रोल होता है, ग्लाइकोलिपिड का भी रोल हो सकता है, फास्फोलिपिड का भी रोल हो सकता है। ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, आपको बताना है कि किसका रोल वहाँ पे फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच एमंग द फॉलोइंग डिफाइंस जीपीआई एंकर प्रोटीन। अब आप जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पढ़ते हैं, देखिए बहुत प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही आप पढ़ेंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल ऐसे खाली सा सूना सा स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई सेल है तो उसको एक दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना होगा, या वहाँ पे कुछ बाहर की चीज़ें रहेंगी उससे वो इंटरेक्ट करता रहेगा। ठीक है, जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम आप पढ़ते हैं सब वहाँ पे उसको कैच करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स होती हैं। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो जीपीआई को डिफाइन करता है। इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीपीआई होती हैं, या पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये प्रोटीन्स दैट बाइंड टू आयन गेटेड चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रोटीन्स विच रैंडमली बाइंड्स टू लिपिड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो इसमें से आप इसका भी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड बाय। अब जो मेम्ब्रेन होता है आपने पढ़ा होगा कि इस पे होता है चार्ज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार्ज की वजह से बहुत है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये पूरा चार्जेस के बेसिस पे ही चलता है। जो कोई आपको टच करता है या कोई कांटा अगर आपको चुभता है तो जो पेन आप महसूस करते हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, और ये पॉसिबल होता है आपका पोटेंशियल मेम्ब्रेन की पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से। अब उसमें भी आता है आपका हाइपरपोलराइजेशन, ये सब सारी चीज़ें। रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन होता है, पूछा वो कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, पोटेशियम आयन ग्रेडियंट से, सोडियम आयन ग्रेडियंट से, बाइकार्बोनेट आयन ग्रेडियंट से, या नन। तो ये भी आपको आंसर बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ। अब सेल के लिए बहुत सारी चीज़ें नेसेसरी होती हैं। सेल ऐसा ही नहीं एक फैक्ट्री है जो सब कुछ अपने लिए बनाए। ठीक है, उसको बाहर से कंटेंट चाहिए, ठीक है, रॉ चीज़ें चाहिए, ताकि वो खुद के सेल के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें बना देते। फूड है आप खाते हैं, अल्टीमेटली वो एक सेल के अंदर जाता है जहाँ पे उसका ब्रेकडाउन होता है, तब उससे जाके एनर्जी निकलती है। वैसे ही ऑक्सीजन जो है सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है। वहाँ पे जब ग्लाइकोलिसिस के बाद, क्रेब साइकिल के बाद जो सारी चीज़ें NADH2 FADH2 ये सारी चीज़ें निकलती हैं, उसका जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो लास्टली जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आपको ऑक्सीजन होता है, जिससे हम उसको इलेक्ट्रॉन दे के हम वहाँ पे ATP वगैरह जनरेट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन एक नेसेसरी कंपोनेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल में बनता है उसको भी बाहर निकलना होगा। तो ये जो है ऑक्सीजन का अंदर आने का या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने का, तो कह रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कैसे करते हैं। इनका एक्टिव डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है, या रैंडम डिफ्यूजन होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट में आते हैं, आपको ये भी पढ़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज। कह रहा है अगर कोई सेल है उसका सेल वॉल रहा हो, अगर वो बिना सेल वॉल के है तो उसको हम क्या बोलते हैं, या कोई सेल है जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन डिफरेंट सब सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है। एक तो ऐसे ही नॉर्मल एक ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कोई वेसिकल होगा जो उसको कैरी करके दूसरे से जाके फ्यूज करता है, उसको ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक, और ये सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स के बीच में होता है, मतलब ऑर्गेनेज के बीच में होता है। कह रहा है इसमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू थीलाकॉइड स्पेस, स्ट्रोमा से थीलाकॉइड स्पेस में जो वो होता है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच इज द करेक्ट रिकॉर्डिंग द पेप्टाइड इन द रामाचंद्रन प्लॉट। कह रहा है रामाचंद्रन प्लॉट आपने पढ़ा होगा, ये जब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे आपको रामाचंद्रन प्लॉट बताया जाता है। और रामाचंद्रन प्लॉट एक टेक्निक है जो कुछ चीज के लिए यूज होता है, मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ।
तो क्या है जो करेक्ट है रामाचंद्रन प्लॉट के लिए, कि यहाँ पे हम प्रोटीन का सीक्वेंसेस बता सकते हैं कि प्रोटीन में सीक्वेंसेस क्या है अमीनो एसिड का, या इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर पेप्टाइड एडॉप्ट्स इंटायरली हेलिक्स और इंटायरली बीटा शीट कन्फर्मेशन। या रामाचंद्रन प्लॉट से हम ये नहीं बता सकते हैं कि एक प्रोटीन हेलिक्स जो है इंटायरली में है हेलिक्स स्टेट में या बीटा प्लेटेड शीट कन्फर्मेशन में है। सी पेप्टाइड जो है जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं उनका जो बैकबोन डाइहेड्रल एंगल होता है वो डिसअलाउड रीजन में होता है, रामाचंद्रन प्लॉट ये बताता है। या डी द अकरेंस ऑफ बीटा टर्न कन्फर्मेशन इन पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस्ड, या हम रामाचंद्रन प्लॉट से ये पता कर सकते हैं कि किसी प्रोटीन में बीटा टर्न कन्फर्मेशन है कि नहीं है। बीटा अल्फा ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, मैं आपको अभी ही बता दूं। ओके 16 पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोजोम इज, अब सेंट्रोजोम में भी आता है आपका सेल का पार्ट है, कह रहा है इसका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ऑस्मो रेगुलेशन, सेक्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। होप कि आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है साइटोलॉजी में, सेल डिवीजन, कैंसर और एपोप्टोसिस, ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एंड में पढ़ाया जाता है जब आप सारे ऑर्गेनेल वगैरह को पढ़ लेते हैं। एपोप्टोसिस एक डेथ है, सेल्स का डेथ है, पर एपोप्टोसिस एक कंट्रोल डेथ होता है। नॉर्मल जैसे आपको इंजरी हुई, आपका सेल डेथ हो गया, ठीक, वो तो अलग प्रोसेस है। पर जब सेल जैसे आपके फिंगर्स के बीच में, आपको पता है जो आपके फिंगर्स हैं इनके बीच में जब आप एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं तो इनके बीच में जो है वो रहता है आपका स्किन रहता है। अब ये जो स्किन होता है बाद में डेड हो जाती है जिससे कि आपका फिंगर बनते हैं, ठीक है, आपके फिंगर जो अलग अलग है, आपके फिंगर के बीच में जो गैप है, तो ये जो है आपको चोट लगने की वजह से ये सारे सेल डेड नहीं हुए, ये सेल आपने आपकी बॉडी ने उसका कंट्रोल डेथ कराया है और ये प्रोसेस एपोप्टोसिस के अंदर आता है, ठीक। अब कह रहा है कौन सा सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है, इसके लिए एक सेल ऑर्गेनेल आपका रिस्पॉन्सिबल है जो एपोप्टोसिस में हिस्सा लेता है, तो वो कौन सा है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी है या माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, फास्फोरिल सेरीन रेसिड्यूज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड इन। अब देखिए अलग अलग टाइप के आपके फास्फोलिपिड होते हैं, उसमें से एक आपका फास्फोरिल सेरीन भी है। कह रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहाँ पे लोकेटेड रहता है, इनर लीफलेट में, आउटर लीफलेट में, क्या ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब बराबर इनर और आउटर लीफलेट में, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको ये बताना था कि फास्फोरिल सेरीन रेसिड्यू जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कहाँ पे लोकेटेड रहता है, ठीक, ये भी आप पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कैसा होता है, रैंडम, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको क्या बताना है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। 20 पे आते हैं, सिलेक्ट अ फूड बॉर्न टॉक्सिन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टॉक्सिन है जो फूड बॉर्न है, मतलब खाने के बाद टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, जो बॉटुलिनम टॉक्सिन, टिटेनस टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन और कोलेरा टॉक्सिन। 21 पे आते हैं अब, which cell structure is responsible for storage, alternation and packaging of secretory products and lysosomal enzyme। कह रहा है इसमें से कौन सा आपका ऑर्गेनेल है जो स्टोर करता है, अल्टर भी करता है, फिर पैकेजिंग भी करता है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का और लाइसोसोमल एंजाइम्स का। पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम, असेंबली ऑफ 2 सब यूनिट्स 40S एंड 60S ऑफ राइबोसोम इज। कह रहा है जब जो राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं 40S और 60S, जब वो असेंबल हो जाते हैं तब फाइनल जो होता है वो क्या बनता है, 100S यूनिट, 80S यूनिट, 70S यूनिट और 90S यूनिट। ये आपको राइबोसोम से बताना था, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। 23 पे आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप पढ़ते हैं आपको 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम उसके सरफेस पर चिपका हुआ रहता है तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रीजन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जहाँ पे आपका राइबोसोम नहीं चिपका हुआ होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब कह रहा है ये किसका साइट होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करना, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करना, एमिनो एसिड सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस।
इसका भी आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉज परफॉर्म्ड इन किस में किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए। तो जो इनिशियल एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी कि जो न्यूक्लियस का इम्पॉर्टेंस होता है सेल के ग्रोथ में, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का बड़ा जो फंक्शन है, इसके लिए स्टडी हुई थी, बहुत पॉपुलर स्टडी है कि न्यूक्लियस ही जो होता है ग्रोथ कंट्रोल करता है। पूछ रहा ये किस में हुआ था, स्टारफिश में, स्टाबुलेरिया में, ल्यूकोसाइट्स में या न्यूरोस्पोरा में। तो इसका भी आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कह रहा है इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको पता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है। इसके लिए मैंने आपको बोला हर ऑर्गेनेल का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, कैसे बना हुआ है, उसके कंपोनेंट क्या हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, ये जानना होगा। ठीक, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, एनुलाई और कॉन्टाजोम। ओके, तो ये जो है 25 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। होप कि आपने अपने सारे आंसर जो है सबमिट कर दिए होंगे। इसका आंसर मैं जल्दी रिलीज़ करूँगा अगले वीडियो में। ठीक, आज ही मैं आपको बता दूंगा इन सब सारे आंसर्स क्या हैं। तब तक जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, जिनका आंसर छूट गया, क्वेश्चन का आंसर देना छूट गया हो वो दे ले। फिर इसके बाद मैं इसका आंसर अपलोड करूंगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर मैं वीडियो डालता हूँ, जब आपने कोई चैनल सब्सक्राइब किया होता है, तो जब भी वो चैनल कोई वीडियो डालता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है मोबाइल पे कि हाँ इस चैनल ने अभी कोई वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो फ्यूचर में मैं ऐसे एमसीक्यूज रेगुलर में अपलोड करता रहता हूँ। आप देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने बाद में वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, देखिए मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपसे इस चैनल से कोई वीडियो छूटे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट्स में कि वो भी हिस्सा लें इन सारे एमसीक्यूज़ में, ताकि आप अपना रैंक जो है पहचान सकें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और बाकी सारे लोग भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके साथ वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो कि उसमें मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।